हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, आज हम जानेंगे कि एसएससी जेईई एग्जाम में जो भी आप लोग सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो और इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका हाईएस्ट वेटेज रहता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि लास्ट के 60 डेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। मतलब लास्ट 60 डेज में मुझे ये पता होना चाहिए कि किन सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जब भी मैं तैयारी करूं तो सबसे पहले मैं उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दूं और बाकी के सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम प्रायोरिटी, यानी कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करके एग्जामिनेशन में जा सकता हूं। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखेंगे कि पुराने कुछ सालों में कितने कितने मार्क्स का किस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, और आपको अभी लास्ट 60 डेज में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो अपने बेस्ट प्रिपेयर करके जाने हैं। मतलब किसी भी हालत में आपको उन सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा वेटेज रहती है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। अगर आप बात करेंगे 2016 एसएससी जेईई, 2018 एसएससी जेईई, तो देखिए 27 मार्क्स का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से पूछा जाता था। लेकिन अब कहानी जो है वो थोड़ी बदल गई है। अगर आप देखेंगे तो 2019, 20 और 22 जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, इसमें ऑन एन एवरेज इस सब्जेक्ट से 13 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अभी भी इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले के एग्जाम्स में हुआ करता था। तो सबसे पहली बात, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका प्रायोरिटी पर वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप सबको अच्छे से कवर करना है। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एसएससी जेईई के, वो सॉल्व करने हैं। अब मन में डाउट आता है कि एसएससी जेईई के कितने सालों के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख कर जाएं, तो आप मैक्सिमम 5 साल के क्वेश्चन, जो पुराने पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि इन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जो हर साल फ्रीक्वेंटली एक ही तरीके के क्वेश्चंस या उन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उनको अपना बेस्ट बना लो कि अगर इस बार वहां से कोई भी तरीके का सवाल आता है तो आप उसको अपना मतलब बिना किसी गलती के सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपको बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी कवर करना है, और ऑलरेडी इंजीनियर्स वाला पर इसका क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ये सब्जेक्ट तो आप वहां से देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सर्वेइंग सब्जेक्ट की, ये वो सब्जेक्ट है जिसका वेटेज ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरी किया। अगर आप 2016 में देखें तो 10 मार्क्स एवरेज, 18 में 10 मार्क्स एवरेज, 9 to 12 मार्क्स। तो इसका मतलब आप ये ऑन एन एवरेज बोल सकते हो कि इस बार भी सर्वे सब्जेक्ट से हमारे 9 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर 9 to 10 मार्क्स इतने पिछले 5 सालों से यहां से सवाल बन रहा है, तो इस साल भी इतने में तो आएगा ही। अब ये 9 to 10 मार्क्स के लिए आप लोगों को क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऑलरेडी क्रैश कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बार बुक देखिए कौन से टॉपिक्स हैं जहां से बार बार सवाल आए हैं, आप उनको अपना बेस्ट प्रिपेयर कर लो। लेकिन मैं ये बोलूंगी, सर्वेइंग सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट को, इनको आप बिल्कुल भी ना छोड़िए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम हाईएस्ट वेटेज है इनका स्कोरिंग सब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए हमारा, अगर हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी में भी हमारा वेटेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है। 11 से 10 ऑन एन एवरेज 11 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट को भी जरूर एग्जाम में पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज आपको 10 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें आप फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन पढ़ते हो, इन सबको मिलाकर ये भी वेरिएशन में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो ऑन एन एवरेज 9 to 10 मार्क्स। तो अगर आप एग्जाम में जा रहे हो, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सर्वेइंग भी मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, कुछ उसमें न्यूमेरिकल पार्ट आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज्यादा है। तो जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ने बैठो तो आप कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइए कि अगर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, जिससे कि थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल पार्ट और आपका न्यूमेरिकल पार्ट दोनों भी कवर होता रहेगा, और आप ज्यादा परेशान भी नहीं होंगे कि हमें ज्यादा थ्योरी पढ़नी
बढ़ रही है। तो आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सर्वेइंग हो गया, हाइड्रोलिक मशीन्स, आरसीसी, ये 4 तो आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। फिफ्थ सब्जेक्ट में यहाँ पर बोलूंगी हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। मुझे सब्जेक्ट को इस तरीके से भी देखना है कि मुझे कितना पढ़ने के बाद कितना स्कोर वहां से मिल रहा है। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन तो देखो इस बार भी यहां से पूछे जाने हैं। तो इसका मतलब है कि कम पढ़ने पर भी मैं 8 से 9 स्कोर कर सकता हूं, ये वो सब्जेक्ट है। तो आपको ये कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट का कोशिश करना कि मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आप एग्जाम के लिए कवर करके जाओ, ये चारों सब्जेक्ट्स। इसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर आप यहां पर बोलेंगे कि मैम इस तरीके से देखें तो हमारा जो सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज अब बढ़ गया है। पहले 4 मार्क्स का आता था, 5 मार्क्स का। 2019 में इसका वेटेज डायरेक्ट 8 से 11 और 11 से 12 नंबर पर पहुंच चुका है। लेकिन सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी ने पहले से तैयारी कर रहा है, कोई आप में से है जिसने पहले से सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रखा है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेकिन आप में से वो स्टूडेंट्स जो जस्ट अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और लास्ट 60 डेज में चाह रहे हैं कि हम एग्जाम को क्रैक करना है, तो सॉइल मैकेनिक्स के उन्हीं टॉपिक्स को उठाइए जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। और ये कहां से पता चलेगा? आज के टाइम में ये मुश्किल नहीं है ढूंढना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। देखो, सबसे आसान तरीका बताऊं, कहां से पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा सवाल है? मान लो टॉपिक भी पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप एक टॉपिक या एक चैप्टर देखते हो, उसका पेज नंबर देखते हो, 1 से 21 तक ये चैप्टर है, 21 से 100 तक ये चैप्टर है। अरे 21 से 100, अगर इतने सारे पेजेस हैं तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए होंगे। ये बस एक छोटा तरीका है बुक में ये ढूंढने का कि मैक्सिमम सवाल किस टॉपिक से आए। आपने ढूंढ लिया, आप उस टॉपिक पर ज्यादा फोकस होकर पढ़ाई करिए। तो जो लोग लास्ट 60 डेज के लिए अभी सॉइल मैकेनिक्स को जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये लेंथी सब्जेक्ट है, इसीलिए आप देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन टॉपिक्स के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से उन पीवाईक्यूज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। और देखिए पीवाईक्यूज में कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में भी बन जाएंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स की ना अब वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि आपका 10 से 11 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली जो है वो पूछा जाने लगे। सेम चीज मैं बोलूंगी, सेम काम आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में करना है। क्या करना है? पीवाईक्यू की बुक देखनी है, उसमें देखना है पेज नंबर किसमें सबसे ज्यादा है। जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा पेज नंबर दिखाई देते हैं उस चैप्टर को निकालिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए टॉपिक्स कौन से आए, वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एंड मोमेंट में एनवायरमेंट का 2 महीने में आप सारी थ्योरी डिटेल में पढ़ के कवर कर लो, पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो आपको इस सब्जेक्ट को सेकेंडरी में रखना है, एनवायरमेंट को, और आप बाद में उसके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से देखिए कि कौन सी थ्योरी आपको इंपॉर्टेंट यहां पर पढ़नी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी भी वन ऑफ वो वाला सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए अगर आप लास्ट 60 डेज में प्रिपेयर कर रहे हो। तो लास्ट 60 डेज के लिए इसको अच्छा क्यों मानेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता और कुछ ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से बार बार सवाल जो है यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का अगर 10 नंबर का ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो इस के लिए ये बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी को भी आप उन सब्जेक्ट में काउंट कर लीजिए जो आपको प्रायोरिटी पर रखना है। मैं लास्ट में लिस्ट बना दूंगी प्रायोरिटी पर कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, इसमें सोम भी आता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी आता है, मैकेनिक्स भी आता है। तो इसका मतलब हमारे 3 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को मिलाकर तो मुझे अब क्या देखना है कि मैं किसमें कम पढ़ के मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। अगर मैं लास्ट 60 डेज में अपनी तैयारी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको ये देखिए, पहले 16 मार्क्स 13 मार्क्स, अब इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो गया है और ये बन गया 9 मार्क्स। तो इसको आप सेकेंडरी में रख सकते हो और सेकेंडरी में रख के आप देख सकते हो अगेन सेम चीज जो मैंने पिछले वाले सब्जेक्ट्स के लिए आपको बताई, क्योंकि 8 to 9 मार्क्स का पूछा जाता है। सेम चीज यहाँ पर देखिए स्टील डिजाइन की। स्टील में क्या था? पहले मैम 7 to 6 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन स्टील का सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, कनेक्शन, उसमें कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, प्लास्टिक एनालिसिस, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अगर जिसने पहले से प्रिपेयर किया है तो उसको तो मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ कि जो हमारा
स्टील डिजाइन है इसका वेटेज 8 to 9 मार्क्स है, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है पुराने सालों के कंपैरिजन में अगर हम देखें। लेकिन जो हमारा स्टील सब्जेक्ट जो अभी शुरू कर रहा है अपनी तैयारी या क्रैश कोर्स की हेल्प से एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहता है, तो आप उसके साथ भी सेम देखिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और उसके पीवाईक्यू, उसके बाद वही थ्योरी पढ़िए जहां से मैक्सिमम सवाल आते हैं। क्योंकि आपके पास जो लिमिटेड टाइम है ना, उस टाइम में आपको ये देखना है कि मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूं। वो बेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को फिल्टर करना पड़ेगा कि मुझे कितनी चीजें पढ़नी है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कितनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है और किसको मैं थोड़ा सा लाइटली में सिर्फ देख कर जा सकता हूं। ठीक है, तो ये एवरेज 8 to 9 मार्क्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें हाईवे भी आता है, रेलवे भी आता है, एयरपोर्ट भी आता है। तो इसका भी सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है। यहां भी आप सेम चीज करिए, इसको सेकेंडरी में रखिए क्योंकि 4 to 5 मार्क्स का वेटेज अगर इसका है तो कम है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की हमने बात कर ली। तो अगर मैं प्रायोरिटी पर आपको बोलूं तो आपको प्रायोरिटी पर किन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले देखना है, तो सबसे पहले आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी को आपको प्रिपेयर करना है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो ट्रिकी नहीं होते, तो आप आसानी से करके आ सकते हो। सेम चीज सर्वेइंग सब्जेक्ट एकदम आसान है, इसके भी क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं आते, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ साथ कोशिश करना, आसान टॉपिक है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। ठीक है, आसान टॉपिक से सवाल आते हैं, तो अगर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी कर लेते हो तो ये प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से कवर करने। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि आपका जो यहाँ स्टील अभी हमने बात की थी तो उसको आप सेकेंडरी पे रख सकते हो कि मैम इसके हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से मैं थ्योरी पर गई और वही टॉपिक्स पढ़े जिनसे ज्यादातर सवाल आते हैं। तो स्टील देख लेना, यहीं पर आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, सोम आ जाएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, क्योंकि इन सबको मिला के बहुत बड़ा सिलेबस है। ध्यान रहे ये प्रायोरिटी वाली चीज जो है मैं उसके लिए बता रही हूँ जो लास्ट 60 डेज में टारगेट कर रहा है कि वो एग्जाम को क्रैक करना चाहता है। तो आपको फिल्टर करना बहुत जरूरी है कि किस चीज को कितना टाइम देने की जरूरत है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सोम हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी में आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रखना है, सेकेंडरी में आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रखना है। इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं बोल रही हूँ इन टॉपिक्स को छोड़ देना है, क्योंकि छोड़ दिया तो इसका मतलब गए हाथ से आपका ये क्रैक जो एग्जाम निकालने वाला सपना है फिर वो मुश्किल है। तो आपको सिर्फ फिल्टर करना है कहां से किस तरीके की पढ़ाई करनी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, यहां पर आप फ्लूइड मैकेनिक्स रख सकते हो, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ओसीएफ रख सकते हो, हाइड्रोलिक मशीन्स रख सकते हो। अगर ये आपके पास टाइम है सफिशिएंट तो आप इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिए। स्टील हो गया और एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इनको आप थोड़ा सा लाइटली भी देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। आई होप मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बता चुकी हूं। अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं तो सॉइल मैकेनिक्स में वेटेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। जो लास्ट 60 डेज में प्रिपेयर कर रहा है वो सारा थ्योरी अच्छे से पढ़ ले और सारी थ्योरी अच्छे से करके आए, बहुत प्रैक्टिकली देखे तो मुश्किल है। तो इसके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए जहां से मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए, उसकी थ्योरी पर जाइए और आप उन्हीं चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से कवर करिए जिनसे मैक्सिमम सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का मैंने आपको एक ऑर्डर बता दिया है कि आपको किस ऑर्डर में उनको प्रिपेयर करना है। आरसीसी की अगर मैं बात करूं तो आरसीसी को हम यहाँ पर रख सकते हैं, आरसीसी को यहाँ पर रख सकते हैं। तो लास्ट 60 डेज में क्या करना, आप पहले कोई 3 सब्जेक्ट और बाद में अगले 3 को कवर करने की कोशिश करना। इसके अलावा जो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचेगा उसमें आप इनके मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स को कवर करने का ट्राई करना और आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी क्रैश कोर्स से जो ऑलरेडी हमारा इंजीनियर्स वाला चैनल पर चल रहा है। तो इस क्रैश कोर्स में आपको मेजॉरिटी ऑफ वो टॉपिक्स पर फोकस किया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये एनालिसिस से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि किन सब्जेक्ट्स को आपको अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है, किन के लिए सिलेबस ज्यादा है, तो उसके लिए तैयारी का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन और भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों का डाउट था कि 60 डेज में तैयारी शुरू कर रहा हूँ, एग्जाम क्रैक करना है, तो बताइए कि कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने चाहिए, कौन से को मैं थोड़ा लाइटली ले सकता हूँ। तो जिन भी लोगों का डाउट था आई होप मैं उन लोगों का ये डाउट क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहते हैं आपकी तैयारी से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले और सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।